हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लैपलेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब उसी पे बेस्ड मतलब उसका एप्लीकेशन ये एग्जांपल 1.1। ये कहता है अ थिन रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B। अ थिन rectangular metal plate of length L and width B is sandwiched between two sheets of insulation as shown in figure। डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में डायग्राम कौन सा है ये 1.2a। अब देखो ये इंसुलेटेड प्लेट है, दो ऊपर नीचे, और बीच में किसका सैंडविच किया गया है देख रहे हो, ये ब्लैक प्लेट कलर का जो है ये है मेटल शीट। तो मेटल शीट को क्या किया गया है, सैंडविच करवाया गया है बीच में। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो। आगे है, कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ मेटल प्लेट इज हेल्ड एट T नॉट एट इट्स टॉप एज। टॉप एज का टेम्परेचर कितना है, T नॉट है। यहां मैं T नॉट लिख देता हूं। T1 एट इट्स बॉटम एज। T1 बॉटम एज का टेम्परेचर है। मतलब यहां पे देखो, ये जो है टॉप एज, इसका टेम्परेचर क्या है, T नॉट है। बॉटम एज, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। आगे क्या है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन इट्स लेफ्ट एज। लेफ्ट एज का टेम्परेचर 0 डिग्री, इसे मैं अच्छे से लिख दूं, 0 डिग्री सेल्सियस है ऑन इट्स लेफ्ट एज। तो लेफ्ट एज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डायमेंशनल फिगर दिया गया है इधर। टॉप एज का टेम्परेचर T नॉट, और जो लोअर एज है उसका टेम्परेचर कितना है, T1। आगे है, बॉटम एज का टेम्परेचर T1 है। द प्लेट इज इंसुलेटेड on its right edge and so no heat flows in that direction। तो राइट एज जो है, इधर कोई हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर इंसुलेटेड है। ये एज क्या है, राइट एज जो है वो क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड है तो हीट फ्लो होगा नहीं उसके थ्रू। तो इसलिए लिखा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो क्या है, जीरो है। तो इतना तो क्लियर हो गया जो हमारा दिया गया है कंडीशंस। आगे, सिंस द वेरी थीन प्लेट इज वेरी थीन, since the plate is very thin, we can assume that, देखो, the temperature does not vary in the z direction। कह रहा है कि क्योंकि प्लेट बहुत ही थीन है, इसलिए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जेड डायरेक्शन में कोई हीट फ्लो, मतलब कोई टेम्परेचर चेंज जो है वो नहीं हो रहा है। देयरफॉर द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट ओबेज द टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओबे करेगा टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन। क्लियर। अब टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन, तो अब इसका ये इक्वेशन कैसा होगा तो वो देख लो। डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर,
टू डायमेंशन तो एक एक्स डायरेक्शन में जाओगे, एक वाई डायरेक्शन में जाओगे, जेड डायरेक्शन में तो हमने एज्यूम कर लिया वो जीरो ही होगा, उधर जाएगा ही नहीं। फंक्शन किसका है? तो एक्स और वाई का है। टी किसका फंक्शन होगा? एक्स और वाई का, प्लस डेल स्क्वायर टी, टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब x की बात करें तो x का जो वैल्यू है वो उस कहाँ लाई कर रहा है? x कितना से कितना हो सकता है? x देखो जीरो से लेकर के कहाँ तक हो सकता है? l तक हो सकता है। x विल लाइज इन बिटवीन जीरो एंड l। ठीक है, तो ये आ गया। और y के लिए तो y इस डायरेक्शन में चेंज करेगा, मतलब ये y डायरेक्शन इधर, क्या विड्थ की बात होगी तो विड्थ e है। तो अब y का क्या होगा? y का मिनिमम वैल्यू, मानो y का वैल्यू किस लिमिट के बीच में लाई करेगा? तो जीरो और b के बीच में लाई करेगा। y का वैल्यू वेरी करेगा जीरो और b के बीच में। तो आओ यहाँ देखो, तो फिर ये हम इसे क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा x के लिए कंडीशन, x विल लाई बिटवीन, मतलब ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन l। और y के लिए क्या लिखेंगे? तो y होगा ग्रेटर देन जीरो, और विड्थ क्या था? b, लेस देन b। तो ये हमने लैपलेस इक्वेशन लिखा है ना, टू डायमेंशन में। क्योंकि जेड डायरेक्शन में टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये लैपलेस इक्वेशन है इस गिवन कंडीशन के लिए जो दिया गया है इस एग्जांपल में। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, फिगर 1.2 बी देखो, फिगर 1.2 बी shows the two dimensional view of the plate। ये डायग्राम in the xy plane, since the plate is insulated on its right edge, no heat flows in that direction। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वाला जो एज है ये इंसुलेटेड है, इधर कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। एंड द पार्शियल डेरिवेटिव, जो टी टेम्परेचर टी है, टी का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा भाई? तो वो तो एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा। क्लियर? तो ये आ गया जो कि एक्सप्लेन किया गया है, मतलब फिगर जो सेकंड फिगर डायग्राम है उसमें दिया गया है सारा। ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन द बाउंड्री कंडीशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है पूरा दिख रहा है हमें सेकंड फिगर में, इस डायग्राम में हमें बाउंड्री कंडीशन दिख रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, सारा बाउंड्री कंडीशन समझ में आ रहा है। तो इन सभी जो भी बाउंड्री कंडीशंस है उसे हम पहले अब लिखेंगे। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन द बाउंड्री कंडीशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। यू कैन सी फ्रॉम फिगर 1.2 बी दैट, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है टी जीरो कॉमा वाई, टी जीरो कॉमा वाई इक्वल टू, अब बताओ टी एक्स जीरो पे क्या होगा? एक्स जीरो पे टी क्या है? तो देखो एक्स जीरो पे टी क्या है? टी जीरो है। करेक्ट, तो यहां पर जीरो लिख दे। और डेल डेल टी बाय डेल एक्स, डेल टी बाय डेल एक्स, टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये, अब आप ये बताओ कि x इक्वल टू एल पे, मतलब यहां पे x इक्वल टू एल पे डेल टी बाय डेल एक्स, वो क्या है? वो भी जीरो ही है। ठीक है जी। कंडीशन y फ्रॉम जीरो टू b। अब सेकंड जो है,
सेकंड बाउंड्री कंडीशन, टी एक्स कॉमा जीरो, टी एक्स जीरो मतलब वाई जीरो पे टेम्परेचर क्या है, तो वाई जीरो पे अब इसे जरा मैं मिटा दूं, वाई जीरो पे टेम्परेचर चेक करो, वाई जीरो मतलब ये आ जाएगा बॉटम, बॉटम एज टी वन है, और वाई इक्वल टू बी पे क्या है, टी नॉट है। तो पहले हम यहाँ पे वाई जीरो पे, तो वाई जीरो पे हमें मालूम है वाई जीरो पे होगा टी वन, टी की वैल्यू, एंड वाई इक्वल टू बी पे, बी पे मतलब टॉप एज क्या है, टेम्परेचर टी नॉट है। क्लियर। तो x के लिए क्या कंडीशन, x की वैल्यू लाई करेगा जीरो और l के बीच में। तो ये जो दो कंडीशन आया, ये जो दिया गया है हमें, इसी की हेल्प से हमें लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। लैपलेस इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो ये रहा, ये हमारा लैपलेस इक्वेशन, इसे मैं ये है हमारा लैपलेस इक्वेशन। ओके, इसे इक्वेशन वन मान लो, ये है हमारा इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर टू पे, इसे इक्वेशन टू मान लो, इसी को इक्वेशन टू मान लो, जो बाउंड्री कंडीशन है, इसे इक्वेशन टू ले लेते हैं। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। नौ, नौ we solve the Laplace equation one for this boundary condition. For these boundary conditions. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। ये पूरा क्वेश्चन है एक, ओके, कि टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दिया गया है, और ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो डायग्राम में दिख रहा है हमें। तो जो जो चीजें गिवन है वो सारा क्वेश्चन में दे दिया गया है, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया, नोट कर दिया। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो लिखते हैं सॉल्यूशन,
we use the method of separation of variables method of separation of variables to separate the two-dimensional Laplace equation into two ordinary differential equations, two ODEs, following the standard method. Following the standard method. तो अब देखो, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। टी फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का। जो एक्स वाई प्लेन हमें दिया गया है उसी में हमारा जो शीट है वो लाई कर रहा है। तो टी एक्स वाई इक्वल टू, अब क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई वही तरीका जो आप जानते हो, फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि तीन इक्वेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, दो इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आगे हम क्या करेंगे, सो दैट अब जरा देखो, इक्वेशन जो लैपलेस इक्वेशन उसमें क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव पे जाना है, तो ये होगा, इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह। पहले डेल डी टू दिया है ना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम लिखेंगे सो दैट एक्स डबल प्राइम्स, एक्स किसका फंक्शन, स्मॉल एक्स का, अपॉन तो एक्स डबल प्राइम्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस वाई डबल प्राइम्स अपॉन वाई, फंक्शन वाई का ही, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, ओके।
तो ये तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया लैपलेस इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो ओडीईज बनेगा, है ना, उसका सॉल्यूशन, मतलब उसे फिर सॉल्व करना है हमें, और ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो पहले हम बात करते हैं। अब देखो यहां पर ये जो है सिर्फ ये टर्म, ये सिर्फ x का फंक्शन है, और ये टर्म ये सिर्फ y का फंक्शन है, ठीक है। और इस दोनों का जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका सम जीरो होना चाहिए। तो ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, ये दूसरे कांस्टेंट के इक्वल होगा, लेकिन दोनों कांस्टेंट इक्वल एंड अपोजिट साइन का होगा, तभी तो जीरो होगा। समझ आया? ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो x डबल प्राइम है, x डबल प्राइम्स फंक्शन ऑफ x अपॉन x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, हम इसे माइनस लेमडा स्क्वायर ले लिए, एक कांस्टेंट। तो ये क्या बनेगा देखो, तो ये आ गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल प्राइम्स x इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर x फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये आ गया x डबल प्राइम्स x प्लस लेमडा स्क्वायर x इक्वल्स टू जीरो। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर उसी तरह y डबल प्राइम्स फंक्शन ऑफ y अपॉन y। अब इसका जो कांस्टेंट लेंगे वो हम लेंगे लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा देखो, ये आ जाएगा y डबल प्राइम्स इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर y। तो इक्वेशन बन गया हमारा y, जस्ट वेट, कैपिटल Y लिखना है हमें, y डबल प्राइम्स फंक्शन ऑफ y माइनस लेमडा स्क्वायर y फंक्शन ऑफ स्मॉल y, ये इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया 6। तो हमने क्या किया कि दो ओडीई बना लिया। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशंस दिया है उसका, अब उसे अप्लाई करके, उसका यूज करके, ठीक है। नो, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 5। अब इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होएगा, इक्वेशन क्या लिखे हम, एक्स डबल प्राइम है, देखो एक्स डबल प्राइम इक्वेशन नंबर 5 देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, एक्स डबल प्राइम्स, है ना, लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरह से। देखो, तो ऑक्सिलरी में इसमें इसे क्या लिखेंगे, डबल प्राइम एम स्क्वायर, ये हम पहले समझा चुके हैं, ये हम ऐसा कैसे लिखते हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में, इक्वल टू जीरो आ गया। तो एम स्क्वायर क्या होगा, ये तो हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर
तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे -1 के लिए आयोटा स्क्वायर। -1 होता है तो ये हो जाएगा, जस्ट वेट, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो एम क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस आयोटा लेमडा। ठीक है, तो अब इसका हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ फॉर द इक्वेशन फॉर, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, जस्ट वेट, फॉर इक्वेशन, यहाँ कुछ क्या लिखा मैंने, फॉर इक्वेशन 5। अब ये क्या होगा सी एफ, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ए, ए कांस्टेंट है, ए कॉस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स। क्लियर। अब इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देते हैं, नंबर। ये जो इक्वेशन आया, ये आ गया इक्वेशन नंबर, ऊपर कितना था 6, 7 ले लो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई फॉर ओ डी ई, फॉर ओ डी ई, कौन सा था इक्वेशन, 6, फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 6, ये आ जाएगा एम स्क्वायर। क्या था इक्वेशन, देखो इक्वेशन ये है वाई डबल प्राइम्स, ठीक है, लेमडा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ओके, तो अब इसे हम लिखेंगे कुछ इसी तरह से। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बार और देख लो, क्या है, माइनस लेमडा स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही है, तो माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई कैपिटल लिखा है ना, सही है। अब देखो ये आ गया एम स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर, तो एम इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस लेमडा। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस लेमडा। ठीक है, तो अब इसका सी एफ बनेगा, सी एफ फॉर दिस इक्वेशन, तो सी एफ आएगा y इक्वल्स टू, अब आपको पता ही है, यहां पर आप कांस्टेंट ले लो, एक ले लेते हैं r, ले लेते हैं r, और इसका बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर लेमडा y, प्लस दूसरा ले लो q e रेज टू पावर माइनस लेमडा y, ये आ जाएगा। अब इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में, ठीक है। और ये कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में, जस्ट इसके पहले लेक्चर में मैंने पूरा फॉर्मूला भी लिखा है और करके ही बताया। तो P cos, ये आ जाएगा P cos H लेमडा y
प्लस पी साइन एच लेमडा वाई, ये मैंने लिखा है इसके लिए, नहीं सॉरी ये आर है तो आर लेंगे, मैंने पी लिखा है तो ये आर लिख रहा हूं मैं, आर। पी और क्यू भी तो ले सकते थे, है ना। एक काम करते हैं, पी और क्यू ही ले लेते हैं, ये ज्यादा सही है। आर और क्यू सही लग नहीं रहा। ठीक है, अब इसके लिए लिखोगे, इसे हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा प्लस पी, ये क्यू है, क्यू कॉस एच लेमडा वाई, बस यहाँ माइनस हो जाएगा क्यू साइन एच लेमडा वाई, तो ये आ गया। अब कॉस वाले के एक साथ लिखो तो ये बन जाएगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कॉस एच लेमडा वाई प्लस पी माइनस क्यू साइन एच लेमडा वाई। तो p प्लस क्यू को मैंने कांस्टेंट मान लिया, c, c कॉस एच लेमडा वाई प्लस डी साइन एच लेमडा वाई, ये आ गया आपका सी एफ ऑफ सेकेंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंप्लीट। तो ये जो दो इक्वेशन हमें मिल गए दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन का नंबर होगा 8, एक बार देख लूं ऊपर 7 ही तो है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस आए इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और फिर हम फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल इक्वेशन मिलेगा, उसे देखेंगे। वी नो दैट, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे ए की, ठीक है, और जो भी कांस्टेंट है ए सी डी, तो वो सारा निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउ वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशन जो फर्स्ट है गिवन इन इक्वेशन 2, एंड गेट, अब बाउंड्री कंडीशन क्या हो देख लो, ये रहा टी जीरो कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल टी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर वाई
बिटवीन 0 एंड बी। तो देखो अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले t की वैल्यू 0 पे 0 है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या है वो, ये है हमारा 7 में अप्लाई करें। याद रखना किस में अप्लाई करें बाउंड्री कंडीशन, इक्वेशन 7 में, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूं, वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन 1 गिवन इन इक्वेशन 2 फॉर इक्वेशन 7 लिख दूं। फॉर इक्वेशन 7 के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एंड गेट, यहां से हमें एक कांस्टेंट तो मिल जाएगा। अब देखो ए कॉस, ठीक है, और एक्स क्या लेना है हमें, जीरो। तो ए कॉस जीरो हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 7, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो इसमें, तो कॉस जीरो हो जाएगा और बी साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1, साइन जीरो का वैल्यू 0। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक जो कांस्टेंट है वो तो मिल गया हमें, ए की वैल्यू पता चल गया, ये होगा। अब इसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हुए। सो इक्वेशन 7 बिकम्स, तो एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी साइन लेमडा एक्स, ठीक है। तो ये जो आया हमारा, ये आ गया बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं अप्लाइंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन in equation 2। we get, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन डेल टी बाई क्या था, डेल टी बाई डेल एक्स टी एल कॉमा वाई इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा बी लेमडा कॉस लेमडा एक्स, ठीक है। और कंडीशन क्या है, तो वो तो दिया हुआ है एक्स इक्वल टू एल पे, ये वैल्यू क्या है, 0 है। देखो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू एल पे, डायग्राम पे आ जाओ। एक्स इक्वल टू एल पे डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्या है, डेल टी बाई डेल एक्स क्या है,
जीरो ही तो है। ओके, तो बस ये आ गया डेल टी बाई डेल एक्स एल कॉमा वाई डी लेमडा एक्स, और ये इक्वल टू जीरो ऐसा दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन। अब ये लगाएंगे तो अब बताओ हमारे पास क्या है। तो फाइनली ये बना हमारा बी लेमडा कॉस लेमडा एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बी के बारे में तो अभी नहीं, बी तो जीरो नहीं है, तो ये क्या होगा, लेमडा कॉस लेमडा एक्स। तो लेमडा एक्स, एक्स को एल पुट करना है हमें, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पुट करना है, एक्स को किया एल, तो मतलब कॉस लेमडा, कॉस लेमडा जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, तो कॉस लेमडा एल इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम यहां पर एक जनरल वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा एन इंटू एल, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू पाई बाई टू, वेयर n इक्वल टू, तो क्योंकि 2n माइनस वन लिए हो तो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें लेमडा n की वैल्यू, लेमडा n आ गया 2n माइनस वन इंटू पाई, पाई अपॉन 2l, ठीक है। और n की वैल्यू 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, 9 होगा, 9, यस राइट। तो 9th इक्वेशन आ गया। अब आगे देखते हैं। तो यहां से हमें अब जो इक्वेशन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दिस दिस इज एक्स एन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी एन साइन लेमडा एन एक्स। अब इसमें क्या करना है कि हमें लेमडा की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू में पुट करना है, जो कि इक्वेशन 10 में हम लाए हैं ना। तो इंसर्टिंग या पुटिंग, कुछ भी लिखो, द वैल्यू ऑफ लेमडा in the expression in the expression for y, function of y given by equation 9 we get। तो अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, ये तो हम x की वैल्यू निकाल लिए थे ना,
बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। अब लेमडा की वैल्यू हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं? लेमडा की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर जो हम लाए थे y के लिए 8 में। ठीक है, इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द एक्सप्रेशन फॉर y गिवन बाय इक्वेशन 9 वी गेट, तो होगा y n लिख लो, फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू, कांस्टेंट क्या था c, तो इसे cn लिख लेंगे, cos हाइपरबोलिक h cos हाइपरबोलिक लेमडा n y प्लस कांस्टेंट d था dn कर लो, साइन हाइपरबोलिक लेमडा n y, ये था। तो द जनरल सॉल्यूशन मतलब लेमडा एन की वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो अभी हम लेमडा एन के टर्म्स में लिख रहे हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ Laplace equation for t function of xy is given by और वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, लास्ट लेक्चर में बताए थे। टी एक्स कॉमा वाई समेशन ऑफ एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट किया है, 1 से, 1 टू इन्फिनिटी कर लो, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ये बताओ कि x क्या लाए हैं, y क्या लाए हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट था, देखो देखो कहाँ गया, ये तो कंडीशन है, ये आ गया। जो थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में x को xn की वैल्यू पुट करेंगे, y के लिए yn की वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। समेशन इसलिए क्योंकि n की वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा, x क्या था, xn क्या आया था, bn, देखो xn ये आया है, देख रहे हो, जस्ट वेट, हाँ xn ये आया है, और yn मैंने लिखा है इसे, ये आ गया yn। अब ये वैल्यूज यहां पुट करना है हमें, तो xn का वैल्यू आया था bn साइन लेमडा n x, और yn की वैल्यू, अब इतना में ये आ जाएगा सी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई प्लस डी एन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर कितना लिख लें,
कैन इक्वेशन 10 लिख लें, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, रुको। ये इक्वल टू हो जाएगा बी एन इंटू सी एन समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखो ये क्या बनेगा, बी एन इंटू सी एन, ठीक है, बी एन इंटू सी एन कॉस cos lambda in x and cos h lambda in y। साइन लैम्डा एन, भाई एक मिनट जरा वेट करें। ये आ गया बी एन साइन लैम्डा एन एक्स और ये आ गया सी एन कॉस एच लैम्डा एन वाई। चलो ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा हमें। तो बी एन सी एन, एक काम करते हैं, कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं। तो बी एन सी एन मैं ऐसे लिख रहा हूं, कुछ देखना, कॉस बी एन सी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई, क्लियर। फिर हो जाएगा बी एन इंटू डी एन, ठीक है। मैं सिर्फ कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं, ठीक है। साइन ऑफ एच मतलब हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई, ओके, ये ब्रैकेट में रख लू और इंटू साइन लेमडा एन एक्स, ठीक है। अब हाँ, विथ याद रखे, इसमें याद रहे कि लेमडा एन क्या है। तो विथ लेमडा एन इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2l, एन की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन। उसके बाद जो बी एन सी एन है ना, इसे हम लिख लेंगे, कोई दूसरा कांस्टेंट लेंगे एंड बी एन सी एन को हम ले लेते हैं कांस्टेंट पी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी एन पी एन मान लेते हैं, तभी वहां मैं क्यू ले रहा था, तो कोई बात नहीं, आप क्यू ले लेना वहां पे। बी एन सी एन, इसे मैंने पी एन ले लिया एंड डी एन और बी एन को आर एन ले लिया। क्लियर यहां तक। तो अब जो है हम इसे लिख सकते हैं टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी
पी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई प्लस आर एन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई इंटू साइन लेमडा एन एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर। अब लास्ट नंबर क्या था वो याद नहीं मुझे, 9 ही था। इक्वेशन नंबर 10। नेक्स्ट we apply the boundary condition to given in equation 2 to determine Pn and Rn. Now second boundary condition में at y equal to 0 y देख लो, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में y इक्वल टू 0 पे क्या है देखो, ये T1 है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। एट y इक्वल्स टू 0 t x कॉमा 0 इक्वल्स टू summation of n equal to 1 to infinity Pn sin lambda n इंटू एक्स इक्वल टू T1 हो जाएगा। where x lies between 0 and n। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर, पता नहीं नंबर कितना लास्ट, हाँ 11। अच्छा, ये समझ में आया कि ये कैसे आया? तो देखो जरा ध्यान दो, y की वैल्यू 0 पुट करना है। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप। ये हो जाएगा, देखो t x कॉमा वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ, तो n इक्वल टू 1 और ये आ गया लेमडा। तो आप जरा चेक करो, यहाँ पे ये आएगा Pn, और क्योंकि y 0 है तो ये cos 0 बन गया प्लस Rn, y 0 है तो ये sin 0 बन गया। और ये आ गया साइन एज इट इज, इसमें y है ही नहीं, तो लेमडा एन एक्स है तो लेमडा एन एक्स रहेगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर है आर एन साइन 0, ये तो पूरा 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो पी एन बच गया। तो पी एन इंटू साइन लेमडा एन एक्स इक्वल टू T1 आ गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब आगे
यहां से इसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन नंबर 11 आया है, इसी से हम Pn की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम व्हिच we determine Pn। Pn निकालो। ठीक है, अब देखो, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने एक तरीका बताया था इसे सॉल्व करने का। ठीक है, अब उसे मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर देखना, फिर इसे देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन lambda m x, and then integrating with respect to x. With respect to x, between limits x equals to 0 to एक मिनट रुक जाओ, between limits x equal to 0 to x equals to l। ठीक है, ये आ गया x equal to 0 to x equal to l। ये आ जाएगा समेशन ऑफ Pn for n from 1 to infinity, integration of 0 to l sin lambda n x sin lambda m x dx equals to integration 0 to l t1 sin lambda mx dx। m जो मैंने लिया है, m एक फिक्स्ड नंबर है, m इज अ फिक्स्ड नंबर। तो देखो, 0 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जरूर आएगा जिसमें m और n इक्वल होगा, कोई एक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, n इक्वल टू m होगा, n इक्वल टू m होगा एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसका जो वैल्यू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l
साइन लेमडा एन एक्स साइन लेमडा एम एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू एल अपॉन टू होगा ये वैल्यू, अगर जब m इक्वल टू एन होगा, और ऐसा तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर m और n इक्वल नहीं हुआ तो वो जीरो होगा वैल्यू इसका। अच्छा, ये आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, मतलब हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, आप खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो। या एक काम करते हैं, हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हालांकि इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, इंक्लूड नहीं करना है इसके साथ। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखो। इसे रफ वर्क ही समझना, ठीक है। जैसे ये है साइन लेमडा एन एक्स, ठीक है। साइन लेमडा, क्योंकि m और n दोनों इक्वल है, तो दोनों को आप मान लो m और n इक्वल है, तो m को भी n लिख सकते हो, या n को m लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो n लिख देते हैं मान लो, या n की वैल्यू m है तो m लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो मान लो हम इसे m लिख लिए, m x dx। लिमिट क्या है, 0 to L है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, इसे इंटीग्रेशन तो आता ही है, इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा टू, टू साइन लेमडा एम एक्स साइन लेमडा एम एक्स। तो इसको स्क्वायर ही कर दें, ये तो आसान है। जस्ट मिनट, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही फंक्शन बन गया ना, स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर लेमडा एम एक्स, ठीक है, dx। अब टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो पता ही है आपको, लिमिट 0 to L है, तो होता है 1 - cos 2 थीटा। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा, पहले से चेंज कर ले, 1 - क्या होगा, cos 2 लेमडा एम एक्स dx, ये आ गया 0 to L। अब इसे इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 dx, 1 × dx। तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 लेमडा एम इंटू एक्स अपॉन 2 लेमडा एम आएगा। लिमिट लगाओगे 0 to L। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/2, एक्स क्या हो जाएगा, L माइनस साइन 2। लेमडा एन का वैल्यू क्या निकाले थे, याद है आपको, कहाँ गया लेमडा एम, लेमडा एम, लेमडा एन की वैल्यू 2n - 1 2π/2L। तो यहां हो जाएगा 2m - 1, जस्ट वेट, मैंने n को m मान लिया है ना, m के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2m
-1 इंटू पाई/2l था, और x के लिए क्या पुट करना है, l। देखो ये 2 और 2 कैंसिल, l और l कैंसिल, माइनस लोअर लिमिट 0 है, x के लिए 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये 0 ही हो गया। अब जरा चेक करो, तो ये क्या आ गया, और साइन का देखो m की वैल्यू क्या होगा, 1 2 3, मतलब एक इंटीजर ही है, तो साइन पाई, तो पाई का कुछ भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो वो पार्ट भी 0 हो गया, तो ये आ गया 1/2 इंटू l-0 ही बन गया फिर ये तो ये आया क्या, ये आया l/2। क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि साइन लेमडा एम एक्स लेकर के सॉल्व, साइन लेमडा एन एक्स लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी करो, बस यहाँ पर हमें ये दिखाना था कि इसका वैल्यू l/2 होता है, तो कैसे l/2 होता है, तो ये कंप्लीट, मतलब l/2 कब होगा, जब m और n इक्वल होगा, और कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू जरूर होगा जहां पर m और n क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये मैंने रफ वर्क किया है, रफ है ये, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये रफ है। क्लियर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए किए थे। तो अब आगे बढ़े, ये आ गया यहां तक, तो अब आगे ये इंटीग्रल आ गया l/2 m=n के लिए। ठीक है, तो आगे क्या होगा, तो फाइनली हमारे पास आ गया इंटीग्रल, क्या था, 0 to l T1, वो पूरा इक्वेशन लिखे थे ना, हाँ, यस, T1 साइन लेमडा mx, T1 साइन लेमडा m इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, पी एम इंटू l/2। पी एम इंटू l/2 वो था ना समेशन ऑफ पी एन, देख रहे हो। अब ये जो पार्ट है इसका वैल्यू तो l/2 हो गया ना, ये आ गया क्या, पी एन इंटू l/2, तो ये आ गया। तो आगे ये बन गया हमारा पी एम इक्वल्स टू 2/l, 2/l इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l T1 साइन लेमडा m इंटू एक्स डी एक्स। तो पी एन इक्वल टू बना, ठीक है, क्योंकि m और n सेम ही है, मतलब जो पी एम आया वही पी एन होगा, तो पी एन इक्वल टू क्या होगा, 2/l इंटीग्रेशन 0 to l T1 साइन लेमडा n एक्स डी एक्स। अब इसे कर लेंगे इंटीग्रेट, 2/l इंटू T1 साइन का क्या होता है, माइनस कॉस लेमडा एन एक्स अपॉन लेमडा एन, लिमिट पुट करेंगे 0 to l, ये आ गया 2t/l, 2t1/l, लेमडा एन भी बाहर कर ले, और लिमिट पुट किया जाए माइनस कॉस, लेमडा एन, एक्स के लिए l,
माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, तो ये आ गया 2t 1 लेमडा एन की वैल्यू क्या क्या होगा, तो 2n-1 इंटू पाई अपॉन 2l, यही था ना, इंटू एल इंटू ये कितना आएगा देखो, माइनस कॉस लेमडा एन एल है, कॉस, अब लेमडा एन एल का वैल्यू क्या बनेगा, ये निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। 2n-1 इंटू पाई अपॉन क्या था, 2l, यही था ना, अपॉन 2l, और इंटू एल एक ऊपर भी है, ये एल और एल तो गया, और ये हो गया प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1। देखो ये जो वैल्यू आया पाई बाय टू का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो वो तो पाई बाय टू का जो भी मल्टीपल होगा, जब भी होगा तो कॉस का वैल्यू 0 ही होगा ना। तो ये आ गया 2 ऊपर चला गया, ये एल कैंसिल करो, ये आ गया 4t 1/2n-1 इंटू पाई, और जो मैं अभी आपको समझा रहा था, यहाँ पे ये तो वैल्यू 0 होगा, ठीक है, पाई बाय टू का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा तो, और ये 1, तो फाइनली वैल्यू आपके पास है पी एन का, पी एन निकल गया, जो कांस्टेंट पी एन था हमारा, पी एन आ गया 4t 1/2n-1 2n-1 इंटू पाई, ये वैल्यू निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा अभी, ये वैल्यू 12, तो पी एन आ गया, ठीक है। अब आर एन निकालना पड़ेगा, तो जो कंडीशन था, बाउंड्री कंडीशन, पहला मैंने अप्लाई किया फर्स्ट वाई 0 के लिए, कहाँ गया भाई, वाई 0 के लिए अप्लाई किया, हाँ, यहाँ दिख रहा है आपको एट वाई 0। अब हम अप्लाई करेंगे वाई इक्वल टू बी के लिए, एट वाई इक्वल्स टू बी, तो ये आ जाएगा t(x, y) इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी पी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन बी प्लस आर एन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी इंटू साइन ऑफ लेमडा एन एक्स, और यहां पे जो वैल्यू था, वैल्यू क्या है टी का, टी नॉट है टॉप एज पे, तो ये आ गया, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, t(x, y) इक्वल्स टू समेशन ऑफ कैपिटल जी, जी एन साइन लेमडा एन एक्स एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी
इक्वल टू क्या है, टी नॉट। देखो, मैंने यहाँ पर जीएन जो लिया है वो ब्रैकेट वाले को लिया है, वेयर जीएन इक्वल्स टू पीएन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन बी प्लस आर एन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी। ठीक है, ये जीएन है, मतलब आप इसे इक्वेशन ले लो 12 13। ठीक है, जीएन हमें निकालना पड़ेगा। 10, और देखो ये जो इक्वेशन है ये, इसे उसी तरह सॉल्व करेंगे, इसे पहले कर चुके हैं। अभी हम पीएन निकालने के लिए पूरा प्रोसेस किए थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन सी दैट तो जीएन निकल जाएगा यहां से। वी कैन सी दैट द कोएफिशिएंट्स जीएन इक्वल्स टू 2/L आएगा। 2/L, 2 जरा मैं ठीक से लिख दूं, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L। कैसे करते हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन लेमडा एन एक्स से, तो हो जाएगा 2 T0 साइन लेमडा एन एक्स dx। सॉल्व करोगे तो उसी तरह ये आएगा 4T0/2n -1 × पाई × पाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 14। तो पीएन निकाल लिए हम, जीएन निकाल लिए हम, आरएन भी निकल जाएगा। तो कौन कौन सा इक्वेशन, पीएन निकाले 12 में, और जीएन के लिए इक्वेशन लिखा 13, और जीएन का वैल्यू आया 14। अब सब हमारे पास है। नाउ बाय यूजिंग दिस थ्री इक्वेशंस, इक्वेशंस 12, 13 and 14, we get the coefficient जो आर एन रह गया है वो आर एन in terms of the known
coefficients gn and pn, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर एन इक्वल्स टू जी एन माइनस, देखो इक्वेशन नंबर 13 देखो, हमें आर एन निकालना है। आर एन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी इक्वल टू क्या होगा, जी एन माइनस पी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जी एन माइनस पी एन इंटू कॉस हाइपरबोलिक, जस्ट मिनट कॉस ही है ना, हाँ सही है, पी एन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन बी, और डिवाइड हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी। क्लियर। अब जीएन की वैल्यू क्या लाए, तो जीएन का वैल्यू है 4 T0 अपॉन 2n-1 इंटू पाई, माइनस पी एन की वैल्यू क्या है 4 T1 अपॉन 2n-1 इंटू पाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन बी अपॉन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी। तो ये आ जाएगा 4, देखो 4/2n-1 इंटू पाई, न्यूमरेटर देखो ये कॉमन है, इसे अलग कर ले। अब जो बच जाएगा वो आ जाएगा T0 माइनस T1 कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन इंटू बी अपॉन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन इंटू बी। ये वैल्यू आ गया। तो देखो अब हमारे पास जितने थे कांस्टेंट सारे हैं, पी एन है, जी एन है, आर एन है। तो अब ये सारा वैल्यू हम जनरल जो सॉल्यूशन लिखे थे उसमें पुट कर देंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा 10 द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टी function of x comma y equals to 4 upon pi summation 1 upon 2n-1। 4/पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। T1 cos
कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई। ये पता है ना क्या लिख रहे हैं? देखो, ऊपर मैंने लिखा था जनरल सॉल्यूशन हाँ देखो, ये देख रहे हो इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, इस इक्वेशन का ही हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू जो निकाले वो सारा पुट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा पी एन की वैल्यू, और उस कांस्टेंट जो पी एन कॉस लेमडा एन बी प्लस आर एन साइन एच लेमडा एन बी, इसे मैंने जी एन लिखा था। क्लियर? तो वही है ये। तो ये आ गया हमारा टी वन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई प्लस प्लस ये हो जाएगा टी नॉट माइनस टी वन, टी नॉट माइनस टी वन कॉस एच लेमडा एन बी अपॉन साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन बी। ठीक है, ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, कुछ करते हैं इसका। ठीक है, इनटू ये था साइन हाइपरबोलिक लेमडा एन वाई, ठीक है, इनटू ये तो पूरा गायब ही हो गया, जस्ट वेट। थोड़ा सा चाहिए हमें। क्लियर यहां तक? इनटू और क्या था ब्रैकेट के बाहर? साइन लेमडा एन एक्स। तो ये कंप्लीट हो गया ये सॉल्यूशन, देख लीजिए आप। ठीक है, बस वैल्यू निकालते गए हम कोएफिशिएंट्स के, और सारा वैल्यू निकालने के बाद हम फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दिए जहां जहां जो जो कांस्टेंट था। ये जो फाइनल इक्वेशन आया था पी एन कॉस एन बी प्लस आर एन साइन एच लेमडा एन बी साइन लेमडा एन एक्स, इसमें ही सारा वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि ऊपर से इसे सॉल्व करते हुए ही आ रहे हैं हम लोग। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। अब ये जो टॉपिक पढ़े, देखो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, यही पूछा गया आपको। आपका ये एस ए क्यू कंप्लीट हो गया, एस ए क्यू 2 यहाँ पर ये हो चुका है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक
ठीक है, ऐसे क्यू यही है, ऐसे क्यू टू। ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन एक्स एक्स वाई वाई ऑफ ओडी इज गिवन इन इक्वेशन, यही क्वेश्चन है। ऑब्टेन ये तो बुक में है ही लिखा हुआ, मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए मैं इसे लिख नहीं रहा, मैंने आपको बता दिया कि ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैप्लेसेस इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। फिर इसमें भी एस ए क्यू थ्री कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और एक एग्जाम्पल है उसके बाद। फिर आता है लैप्लेसेस इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और इसमें आ जाएगा आपका एक और एस ए क्यू फोर, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आज एस ए क्यू टू कंप्लीट हो गया। लैप्लेस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और उस पर ये एग्जांपल था एक जो कि ऐसे क्यू को कंप्लीट कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।